राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास शिक्षण अभिरुचि पेपर 16 2013 की चल रही थी। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 1 से 25 प्रश्न देखे थे। दोस्तों, अब 26 से 50 प्रश्न और देखने हैं, यानी कि 25 प्रश्न हमने पहले देखे, 25 प्रश्न अब देखने हैं। दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ते हुए चलेंगे और उत्तर बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम उत्तर बताते हुए चलेंगे प्रश्न के साथ। जहां व्याख्या करनी होगी दोस्तों, जहां बातचीत करनी होगी, आपको समझाना होगा, वहां हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि समाचार पत्रों में आज आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप शिक्षक की बातें सोच कर देना। ऐसे नहीं है कि आपने जो मन पड़ा जो जवाब दिया दोस्तों, तो हो सकता है आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले शिक्षण अभिरुचि के अंदर एक सिस्टम चलता था 0 1 2 3। पहले 0 1 2 3 वाला सिस्टम चलता था। अब 0 1 2 3 को हटा दिया गया है, सिर्फ 3 वाला सिस्टम रहा। यदि आप सही उत्तर देते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा 0 मिलेंगे। दोस्तों, ठीक है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं। मनोरंजन संबंधित, राजनीतिक, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधित। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है दोस्तों, समाचार पत्रों में हम जो सामग्री पढ़ना पसंद करते हैं, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधित, नई पद्धतियों संबंधित, यानी कि विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक कोई बालक है दोस्तों, वो बालक अनुशासनहीन हो जाए तो एक अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो अध्यापक या अध्यापिका को दोस्तों पहले तो अनुशासनहीन हुआ है, इसका कारण का पता करना है कि इसका कारण क्या है, किस कारण से यह बालक अनुशासनहीन हुआ है। दोस्तों, तो इसका कारण जानना है पहले हमें, फिर इसके बाद हम जो भी करेंगे बदलाव वो बाद में करेंगे। पहले कारण का हमें पता लगाना पड़ेगा दोस्तों कि कारण क्या था कि वो अनुशासनहीन हुआ। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण पता करे, प्राध्यापक को सूचित करे। यदि हम बालक के बारे में जान ले कि यह इस कारण से अनुशासनहीन हुआ, तो हम उसको वापस अनुशासन के स्तर पर ला सकते हैं। दोस्तों, यदि हम उसे सजा दे या शिकायत करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि वो एक अनुशासनहीन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इसका उत्तर है तीसरा, कारण पता करें। अगला जो हमारा प्रश्न है कि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, यदि आपकी कक्षा के अंदर एक बालक ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, यह जो बालक है दोस्तों एक्स, यह बालक आपकी कक्षा के अंदर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, एक ही सिंपल सा जवाब है कि इसे क्या करो दोस्तों, प्रश्न पूछ लो। क्या करो, प्रश्न पूछ लो। प्रश्न जैसे ही पूछोगे ये अपने आप ध्यान देने लग जाएगा। क्या करेगा दोस्तों, अपने आप ध्यान देने लग जाएगा। इसका क्या जवाब है वो देखते हैं। उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा, दूसरा है कि उस बालक को या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। दोस्तों, अध्यापक की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। दोस्तों, सृजनशीलता शब्द आया है दोस्तों, सृजनशीलता क्या आया दोस्तों, सृजनशीलता आया है, यानी कि बालक के अंदर कुछ नयापन लाना, यानी कि उसके अंदर कुछ रचनात्मक कार्य के अंदर वृद्धि करानी। जो बालक जानता है, जैसे कुछ नया करना सिखाना, बालक के अंदर नई किसी चीज की जानकारी की वृद्धि करवाना कि ये कार्य ऐसे ना ऐसे किया जाता है। तो क्या है दोस्तों, सृजनशीलता यानी कि रचनात्मक कार्य में बढ़ोतरी करानी, रचनात्मक कार्य में बढ़ोतरी करानी, रचनात्मक कार्य में क्या करानी दोस्तों, बढ़ोतरी करानी। जैसे ही रचनात्मक कार्य के अंदर बढ़ोतरी होगी तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा। तो
अध्यापन की किस विधि से सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते, यानी कि जो सृजनशीलता है दोस्तों उसके अंदर हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते, उसके अंदर जो रचनात्मक कार्य के अंदर हम जो है दोस्तों क्या है बढ़ोतरी नहीं कर सकते। ऐसा क्या है, कौन सी विधि है जिसके कारण हम बालक के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर सकते सृजनशीलता के अंदर, वो पता लगाना है दोस्तों। तो व्याख्यान विधि, खेल विधि, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है व्याख्यान विधि, क्योंकि एक व्याख्यान विधि ऐसी है जो बालक के अंदर सृजनशीलता को बढ़ावा नहीं देती दोस्तों, सृजनशीलता को बढ़ावा नहीं देती, बढ़ावा देती है लेकिन वो बढ़ावा जो खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि और खोज विधि देती है वो बढ़ावा सृजनशीलता का नहीं देती है व्याख्यान विधि। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं दोस्तों। एक अध्यापक बालकों में, अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से पैदा कर सकता है दोस्तों। यदि एक अध्यापक अपने बालक के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना जानता है दोस्तों, तो वो कारण है और पैदा करने का वो दोस्तों एक तरीका है कि बालक को कोई भी एक कार्य दे दो, जैसे कोई भी एक कार्य दिया तो उस कार्य को बालक से करवाओ, उस कार्य के अंदर उसका परिणाम का उससे पता लगाओ। जैसे आपने एक बालक को कार्य दिया और कार्य के अंदर बताया कि ये जो मटर का बीज है दोस्तों कितने दिनों में उगता है, किसी मटर के बीज की फली छोटी होती है, किसी का मटर का बीज का पौधा छोटा होता है, किसी का मटर का पौधा होता है कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मध्य स्तर का होता है। तो इसका कारण का पता लगाने के लिए पहले तो आपने बालक को प्रयोग करना सिखाया कि इस प्रकार से मटर का पौधा बोते हैं और इस प्रकार से बड़े होते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ये करते हैं। तो बालक ने क्या दोस्तों करके सीखा। एक तो क्या दोस्तों, एक तो बालक ने करके सीखा, करके सीखने के बाद बालक ने क्या किया दोस्तों, उसने परिणाम निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा दोस्तों, परिणाम निकालना सीखा। जब बालक को आपने करके सिखाया और जब परिणाम निकाला तो दोस्तों है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं इसके अंदर दोस्तों। तो उदाहरण यह है कि लगभग जो गांवों के अंदर जो घर होते हैं दोस्तों, उन गांवों के अंदर घरों में एक साबुन बनाया जाता है दोस्तों, और वो साबुन अधिकांश जो नए बच्चे हैं दोस्तों वही बना जानते हैं, जो पुराने लोग हैं दोस्तों वो कम बना जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वो ज्यादा बनाना जानते हैं और वो परिणाम भी अच्छे देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जानते हैं कि इस तेल के अंदर जो सोडा पड़ता है दोस्तों, बेकिंग तेल के अंदर कास्टिंग सोडा दोस्तों, तेल और पानी और कास्टिंग सोडा, यानी कि एक तो उनके पास तेल होता है, एक पानी होता है, एक कास्टिंग सोडा होता है दोस्तों। क्या होता है, एक कास्टिंग सोडा होता है। जब बालक को आपने यह सिखाया कि इस प्रकार से कास्टिंग सोडा के अंदर इतना पानी डालना चाहिए और एक दिन बाद आप इसके अंदर हिलाते हुए तेल डालोगे तो यह साबुन का रूप ले लेगा, तो क्या दोस्तों वो नहीं प्रयोग करेगा। क्या आपने एक बार बालक को सिखाया कि इस प्रकार से रोटी बनानी है, तो क्या वो रोटी बनाना नहीं सीखेगा। यदि बालक ने आपने बालक को कोई कार्य करना सिखाया तो वो बालक सीखेगा नहीं, बालक सीखेगा और उसका परिणाम क्या रहेगा वो भी निकालने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है तीसरा है कि प्रयोग करवाकर निरीक्षण करके परिणाम निकालना दोस्तों, प्रयोग करवाकर निरीक्षण करके परिणाम निकालना। ठीक है दोस्तों, तीसरा विकल्प इसका सही है कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप क्या तर्क दे सकते हैं दोस्तों कि अध्यापकों को अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, इस कथन के पक्ष में आप क्या उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो इस पक्ष के अंदर दोस्तों हम एक ही तर्क देख सकते हैं कि यदि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में हमारा जो तर्क है दोस्तों, तर्क ये है कि यदि बालक स्वयं मूल्यांकन करेगा तो वो कुछ सीखेगा कि मैंने कहाँ गलती की और कहाँ नहीं गलती की। यानी कि जो बालक है वो बालक क्या करेगा दोस्तों, स्वयं मूल्यांकन करेगा, और जब वो स्वयं मूल्यांकन करेगा तो वो बहुत कुछ सीखेगा। क्या दोस्तों, स्वयं मूल्यांकन करेगा, और जब बालक स्वयं मूल्यांकन करेगा तो वो बहुत कुछ सीखेगा कि मैंने कहाँ पर गलती की है और कहाँ पर नहीं गलती की है, मुझे किस गलती को सुधारना है और मुझे क्या पढ़ना है। यदि अध्यापक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है दोस्तों, तो उसके अंदर अध्यापक सिर्फ अंक बता सकता है कि तेरे इतने में से इतने अंक आए हैं, इसके अलावा और नहीं बता सकता दोस्तों।
हाँ, अध्यापक कोशिश करता है कि उसके अंदर और सुधार आए बालक के अंदर, और कोशिश वो करता है अध्यापक पूरी बालक के अंदर सुधार लाने की, और वो सुधार भी ला पाता है। लेकिन सबसे जो ज्यादा सुधार आता है दोस्तों, यदि बालक स्वयं मूल्यांकन करता है तो उसमें ज्यादा सुधार आता है दोस्तों। अगला इसका जो राइट आंसर क्या है वो देखते हैं पहले। अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को उदारता से अंक दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों वो दूसरा है कि बालक है जो स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है दोस्तों। जो वर्तमान की परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है दोस्तों। तो इस परीक्षा प्रणाली में एक ही चीज जांच की जाती है, एक ही चीज की, कि बालक ने क्या सीखा विषय वस्तु के बारे में। एक बालक को जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है उस विषय वस्तु के बारे में बालक को कितना ज्ञान है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बालक ने किस विषय के अंदर कैसे क्या सीखा दोस्तों। जैसे ये कोई एक विषय है, मान लेते हैं हिंदी, और इस हिंदी के अंदर दोस्तों बालक को दोस्तों एक तो वर्णमाला सिखाई गई, वर्णमाला के साथ साथ संधि सिखाई गई, इस संधि के साथ साथ समास सिखाया गया दोस्तों। जब हम बात करें कि बालक को यह सिखाया गया कि वर्णमाला संधि समास, तो हम जो उसकी परीक्षा लेंगे दोस्तों तो वो परीक्षा इस वर्णमाला संधि और समास पर ही लेंगे। यानी कि बालक को जो हमने पढ़ाया, जो विषय वस्तु ज्ञान दिया, हम उसी विषय वस्तु के ज्ञान का क्या करेंगे दोस्तों, परीक्षा लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, विषय वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति, विषय वस्तु के ज्ञान की जांच प्रणाली की जाती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या जांच की जाती है दोस्तों, तो इसका पहला उत्तर है कि विषय वस्तु के ज्ञान की जांच की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है दोस्तों। कि एक अध्यापक दोस्तों जो अपने विद्यार्थियों में, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकते हैं दोस्तों। जो एक अध्यापक होता है दोस्तों वो महान विद्वान किस प्रकार से पैदा कर सकता है। यदि कोई अध्यापक है और महान विद्वान पैदा करने की सोच रहा है तो वो स्वयं तो पहले क्या करेगा दोस्तों, पहले कठोर कार्य करेगा पहले, क्योंकि विद्वान पैदा करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। विद्वान पैदा करने के लिए पहले तो कठोर कार्य लेना पड़ता है, कठोर क्या करना दोस्तों, कार्य लेना पड़ता है, और फिर उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों, पूरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, पूरा करना पड़ता है। यानी कि कठोर कार्य लेने वाला बनकर काम करना पड़ता है, क्योंकि विद्वान ऐसे ही नहीं बनाए जाते दोस्तों। विद्वान बनते बहुत मुश्किल से है, क्योंकि पहले बालक को कुछ सिखाया जाता है, कुछ उस दिशा के अंदर डाला जाता है दोस्तों, तभी जाकर बालक उस दिशा के अंदर आगे बढ़ता है, और उस दिशा के अंदर जिस तरफ से वो आगे बढ़ा उसी तरफ के अंदर, उसी विषय के अंदर वो आगे जाकर विद्वान बनता है दोस्तों। हमारा जो उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का तीसरा उत्तर है कि, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा उत्तर है कि स्वयं कठोर कार्य लेने वाले बनकर दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए दोस्तों। एक पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ये जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या गुण होने चाहिए दोस्तों। अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए दोस्तों। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है जिस विषय की है, मान लें कि ये विज्ञान विषय की है, क्या दोस्तों, मान लें कि ये पाठ्य पुस्तक है जो विज्ञान विषय की है। यदि ये विज्ञान विषय की है तो इस विज्ञान के अंदर जो भी विषय वस्तु है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, समायोजित होनी चाहिए। यानी कि विषय वस्तु क्या हो दोस्तों, समायोजित हो। विषय वस्तु का आयोजन या समायोजन ठीक प्रकार से हो, समायोजन ठीक प्रकार से हो, समायोजन क्या हो दोस्तों, ठीक प्रकार से हो। यानी कि यूं कहें कि हम कि एक बालक कक्षा 8 के अंदर जो विज्ञान पढ़ता है दोस्तों, यदि उसके लिए कक्षा 6 की विज्ञान का जो सामग्री है वो डाल दी जाए तो उस बालक के लिए वो विषय वस्तु क्या है दोस्तों, समायोजित कहें या ठीक प्रकार से आयोजित कहें, वो नहीं हो सकती। यानी कि कक्षा 8 के अंदर जो बालक विज्ञान पढ़ता है दोस्तों उसके लिए कक्षा 8 में वो पढ़ रहा है तो कक्षा 8 के अंदर विज्ञान के अंदर जो विषय वस्तु का आयोजन होना चाहिए
वो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा 6 का कर दे या कक्षा 11 का कर दे या कक्षा 10 का कर दे दोस्तों। बालक के स्तर के अनुसार, कक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो दूसरा है कि विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो। हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए दोस्तों। एक अध्यापक है दोस्तों, उस अध्यापक को, यह अध्यापक है दोस्तों, इस अध्यापक को अध्यापन के बाद यानी कि जो वो पढ़ाता है दोस्तों, वो जो पीरियड पढ़ाता है, जैसे कि पीरियड 1 से 8 पीरियड होते हैं और उसके पास दोस्तों 5 पीरियड है, तो वो 5 तो पढ़ाएगा, उसके बाद 3 खाली पीरियड बचते हैं विद्यालय के अंदर पढ़ाने के लिए दोस्तों। तो वो उन 3 पीरियड के जो समय बचता है उस समय का इस्तेमाल वो कैसे करेगा दोस्तों, या कैसे करना चाहिए, यह हमें बताना है दोस्तों। तो ट्यूशन करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, कुछ और अंशकालिक कार्य करके अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल। दोस्तों बात करें कि जो आप शिक्षक बनोगे कक्षा 1 से 5 या 8 तक दोस्तों, उसके अलावा भी और ऊपर स्तर के जाओगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के दोस्तों, यदि आप आपके गांव से दूर हो और दूर रहने पर आप जिस विद्यालय के नजदीक हो और उस विद्यालय में जाते हो और गांव से दूर हो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, फिर आप घर पे रोज नहीं आ सकते हो, तो आप जहां रहते हो विद्यालय के अंदर जो समय है 6 से 7 घंटे का, वो देने के बाद आपके पास जो समय खाली बचता है उसमें आपको दोस्तों क्या करना चाहिए। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं दोस्तों, कौन से दोस्तों, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इन मंद बुद्धि के बालक को क्या करना चाहिए दोस्तों, विद्यालय के बाद जो समय है दोस्तों वो देकर उनको क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनको पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, कि मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा के समय के अलावा पढ़ाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तीसरा इसका उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा है दोस्तों। इसके अंदर प्रश्न अच्छा है वो पूछा गया है दोस्तों, तो कौन सा प्रश्न अच्छा है, विकल्प देखते हैं। इसके अंदर हम ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है दोस्तों, हमें पूछा गया है कि प्रश्न अच्छा है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी, यदि नहीं भी पढ़ी होगी अभी BSTC के लिए, लेकिन कक्षा 1 से 12th तक हिंदी व्याकरण आप पढ़ते आ रहे हो, हिंदी के बारे में पढ़ते आ रहे हो। यदि हमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, उसको हम जब हिंदी के अंदर लिखते हैं तो लिखते वक्त हम प्रश्न को पूछते हैं, तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और आपको दिख रहा होगा कि पहले ऑप्शन के अंदर ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, वहां प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं है दोस्तों, वहां किसका चिन्ह है, वहां पूर्ण विराम का चिन्ह है दोस्तों। किसका, पूर्ण विराम का चिन्ह है, वहां प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों, प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं है, यानी कि हमारा जो पहला विकल्प है वो तो हुआ गलत। अगला जो विकल्प है दोस्तों, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है। हम प्रश्न तो पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का जो हमारा जरिया है दोस्तों, वहां हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं, ताकि प्रश्न का जो वाक्य शुद्धि के अंदर हम प्रश्न को क्या कर रहे हैं दोस्तों, गलत कर रहे हैं। तो विकल्प दूसरा भी गलत है। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, यहाँ पर तीसरा भी गलत है, क्योंकि सब पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प में क्या है दोस्तों, पूर्ण विराम लगा हुआ है। चौथा विकल्प देखते हैं, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। जो ब्लैक बोर्ड का आकार है उस विषय के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा गया है। और साथ ही साथ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। जो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है वही सही उत्तर है आपका, कि निम्न में से कौन सा प्रश्न अच्छा है। तो जो प्रश्न अच्छा है वो चौथा प्रश्न अच्छा है, कि ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो विकल्प चौथा सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है दोस्तों। एक बालिका होती है दोस्तों, इस बालिका को पढ़ाने के लिए आपका विचार के अंदर जो बालिका है, इस बालिका को दोस्तों शिक्षा देना आपके विचार में क्यों आवश्यक है दोस्तों। यदि इस बालिका को शिक्षा दी जाती है तो आने वाली जो पीढ़ी है दोस्तों वो भी शायद शिक्षित हो सकती है। क्योंकि एक बालक के लिए हम कहें कि जो एक बालक होता है, उस बालक की दोस्तों पहला जो शिक्षक होता है, इस बालक का जो पहले जो अध्यापक होता है दोस्तों, वो अध्यापक उस बालक का कौन होता है दोस्तों,
वो उस बालक का जो पहला अध्यापक होता है वो होता है दोस्तों माँ। यदि माँ ही शिक्षित होगी, माँ ही शिक्षित होगी तो अपने बालक को क्या करेगी दोस्तों, शिक्षित करेगी बालक को। इसलिए हमारे विचार के अनुसार बालिका को शिक्षा देना और आने वाली पीढ़ी या भविष्य में जो पीढ़ी आएगी उसको क्या है दोस्तों, वो शिक्षित हो सकती है। अब हम विकल्प के अंदर देखते हैं कि विकल्प क्या कहते हैं। वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, एक शिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान है। तो विकल्प दूसरा सही है दोस्तों इसका उत्तर, कि बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके। विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए दोस्तों। जो छात्र है दोस्तों, यानी कि मान ले एक राम है दोस्तों, राम की जगह श्याम कर देते दोस्तों। मान लो दोस्तों विक्रम है, ना राम करते हैं ना श्याम करते हैं, विक्रम को लेकर आ जाते हैं इस बार। तो जो ये विक्रम है दोस्तों, इस विक्रम की जो प्रगति पत्र है दोस्तों वो अभिभावकों को क्यों देनी चाहिए दोस्तों। विक्रम है, इस विक्रम का जो प्रगति पत्र है दोस्तों, इस प्रगति पत्र को इसके माता पिता को क्यों देना चाहिए दोस्तों। माता पिता को इसलिए देना चाहिए ताकि जो माता पिता है उन माता पिता को, उनके अभिभावक हैं, उनके अभिभावक को एक बालक अपने पुत्र के जो प्रगति है उस प्रगति की जानकारी मिल सके, कि आपका बालक वास्तव में कितना पढ़ता है, कितना होशियार है, किस विषय के अंदर होशियार है, किस विषय में कमजोर है, किस विषय में सामान्य रूप से चल रहा है। तो उनकी जो प्रगति है एक बालक की, वो बालक की प्रगति अपने माता पिता को मिल सके, इसलिए छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को देने चाहिए। तो इसके विकल्प में क्या उत्तर है वो देखते हैं हम। उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि अपने बच्चों की शिक्षा जगाने के लिए, अध्यापकों का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, उनके बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए। पहला इसका उत्तर सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किशोरों में तनाव विकृतियां कैसे पैदा होने की संभावना है दोस्तों। जो एक किशोर होता है उस किशोर के अंदर जो तनाव की जो विकृतियां पैदा होती हैं, तनाव अलग अलग प्रकार से पैदा होता है, वो पैदा होने की संभावना क्या है। अपनी पहचान न होने से, जैविक विकास में अभिवृद्धि से, आदेशों की खोज से, सामाजिक अमान्यताओं से। तो किससे दोस्तों, सामाजिक अमान्यताओं से। किससे दोस्तों, सामाजिक अमान्यताओं से, सामाजिक अमान्यताओं से, अमान्यताओं से। तो इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 14 सही है, कि सामाजिक अमान्यताओं से किशोरों में तनाव विकृतियां जैसे पैदा होती है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि मूल्यांकन से शिक्षण किस प्रकार समुन्नत होता है दोस्तों। जो मूल्यांकन है दोस्तों, उस मूल्यांकन करने से जो शिक्षण है दोस्तों, वो शिक्षण किस प्रकार से उन्नति प्राप्त करता है दोस्तों, किस प्रकार प्रगति की ओर जाता है दोस्तों। तो जो हम बात करते हैं कि इससे कमजोरी और क्षमताएं ज्ञात होती है, इसके परिणाम पुनः शिक्षा के लिए उपयोगी हैं, इससे छात्रों की उत्प्रेरणा में वृद्धि होती है, यह विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने का आधार है। तो दोस्तों जो मूल्यांकन है, उस मूल्यांकन के लिए दोस्तों मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को यदि हम करते हैं तो दोस्तों मूल्यांकन को करने से जो शिक्षण है, इस शिक्षण का हमें पता चलता है कि बालक के अंदर क्या कमजोरी है, क्या क्षमताएं हैं। एक बालक के अंदर दोस्तों क्या कमजोरी है और क्या क्षमता है, क्या तो कमजोरी है और क्या ही क्षमता है। इस कमजोरी और क्षमता का हमें पता चलता है, और जब हमें कमजोरी और क्षमता का पता चलता है तो हम क्षमताओं वालों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो कमजोर बालक है उसे हम उस क्षमता तक पहुंचाते हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सके दोस्तों। तो इसका जो राइट उत्तर है, सही उत्तर है, वो पहला है कि इससे कमजोरियां और क्षमताएं ज्ञात होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है। एक अध्यापक को किस प्रकार के विद्यार्थी पसंद है, जो उसकी प्रशंसा करे, जो चुपचाप बात सुनते रहे, जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे दोस्तों, जो हमेशा उनकी आज्ञा माने दोस्तों। क्या माने, जो हमेशा उनकी आज्ञा माने। तो हमारा जो उत्तर होगा दोस्तों वो उत्तर होगा तीसरा, कि जो वाद विवाद करे और प्रश्न पूछे। अध्यापक को वही बालक पसंद आते हैं जो अध्यापक के साथ वाद विवाद करे, यानी कि बातचीत करे शिक्षा से संबंधित,
विषय वस्तु को लेकर बातचीत करे अध्यापक से और अध्यापक से प्रश्न पूछे किसी विषय वस्तु को लेकर, वही बालक वही विद्यार्थी दोस्तों क्या है, एक अध्यापक को पसंद आते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है दोस्तों। इसका जवाब आपको शिक्षक के रूप में देना है, मानसिक रूप से शिक्षक बनकर तैयार होकर देना है दोस्तों कि एक राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या हो सकती है। जब शिक्षक इसका जवाब देता है तो दोस्तों शिक्षक यही कहता है कि यदि देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर कोई निरक्षर है तो यह निरक्षरता है क्या है दोस्तों, रुकावट होगी। यदि देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर यदि कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं होगा तो उस राष्ट्र का विकास के अंदर कोई बाधा नहीं हो सकती है दोस्तों। तो जो रुकावट है दोस्तों एक शिक्षक के विचार के अनुसार, एक शिक्षक के अनुमान से दोस्तों, तो वो है निरक्षरता। क्या है दोस्तों, निरक्षरता है। तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा सही है। कौन सा दोस्तों, जो इसका उत्तर है वो तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। जो अध्यापक होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से पहचाने जाते हैं कि ये अच्छा अध्यापक है और ये अच्छा अध्यापक नहीं है दोस्तों। तो वो अध्यापक पहचाने जाते हैं अपने अध्यापन कार्य से। किससे दोस्तों, वो अपने अध्यापन कार्य से पहचाने जाते हैं। किससे दोस्तों, अध्यापन कार्य से पहचाने जाते हैं कि वो अध्यापन किस प्रकार से करवाते हैं। तो वो उनके अध्यापन द्वारा पहचाने जाते हैं। इसका जो राइट उत्तर है दोस्तों वो विकल्प पहला सही है। कौन सा दोस्तों, यह जो राइट उत्तर है इसका पहला सही है, विकल्प ए सही है दोस्तों। आगे की हम बात करें दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य और सर्वे सामग्री है। दृश्य सर्वे सामग्री पूछा है तो विकल्प के अंदर वह सामग्री होगी जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमारा उत्तर वही होगा जिससे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो सामग्री क्या है दोस्तों, रेडियो। तो रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसके अंदर जो न्यूज आती है दोस्तों, जो प्रोग्राम्स चलते हैं उन प्रोग्राम्स को हम सुन सकते हैं, उन प्रोग्राम्स को हम रेडियो के अंदर नहीं देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इस ब्लैक बोर्ड की जगह अगर व्हाइट बोर्ड मानो आप, या ब्लैक बोर्ड भी इसी प्रकार से होता है, उस पर चौक से लिखा जाता है। यानी कि हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर तो क्या है दोस्तों, लिखा हुआ देख सकते हैं। रेडियो से तो हम क्या है दोस्तों, सुन सकते हैं। रेडियो से तो हम सुन सकते हैं। तो ये क्या हुई दोस्तों, सर्वे सामग्री हुई। क्या हुई, सर्वे सामग्री हुई है। यह हुई सर्वे सामग्री। और जो ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इस ब्लैक बोर्ड से हम दोस्तों क्या है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड से हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो यह क्या हुई, दृश्य सामग्री हुई। देख सकते हैं तो ये जो सामग्री हुई वो दृश्य सामग्री हुई दोस्तों। टेलीविजन, टेलीविजन की बात करें तो दोस्तों जो टीवी होती है वो है टेलीविजन अपनी। इस टेलीविजन की बात करूं दोस्तों तो इससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, दृश्य सर्वे सामग्री है। क्या है दोस्तों, दृश्य सर्वे सामग्री है। तो इसका जो हमारा राइट उत्तर है वो है विकल्प तीसरा, टेलीविजन। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न एक है कि एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए दोस्तों। जो एक अध्यापक है उसके अंदर जो व्यक्तित्व गुण है वो कौन होने चाहिए दोस्तों। विकल्प को देखते हैं। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए दोस्तों। हमें पूछा गया कि जो अध्यापक है दोस्तों, इस अध्यापक के अंदर व्यक्तित्व गुण क्या होने चाहिए दोस्तों। जो अध्यापक है, इस अध्यापक के अंदर व्यक्तित्व गुण की बात करूं दोस्तों तो व्यक्तित्व गुण क्या होने चाहिए, व्यक्तित्व गुण होने चाहिए कि उसका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी क्या है, और कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति दोस्तों वो कितना निष्ठावान है। क्या है दोस्तों, निष्ठावान है। क्या है दोस्तों, निष्ठावान है। यानी कि उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। चौथा विकल्प इसका सही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है दोस्तों कि जो प्राथमिक स्कूल है, इस प्राथमिक स्कूल के अंदर दोस्तों जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में क्या लाना दोस्तों, सुधार लाना। जो प्राथमिक स्कूल है दोस्तों, प्राथमिक स्कूल के अंदर
प्राथमिक स्कूल के अंदर दोस्तों जो सुविधाएं चलती है, इस सुविधाओं के अंदर क्या दोस्तों सुधार लाना, क्या लाना दोस्तों सुविधाओं के अंदर सुधार लाना, और सुधार लाना ही ब्लैक बोर्ड है दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के अंदर सुधार लाना दोस्तों, यही इसका उत्तर होगा। तो जो इसका उत्तर है वो है पहला कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार लाना दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं दोस्तों। कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आप प्राथमिक विद्यालय के क्या है दोस्तों विद्यार्थी हैं, प्राथमिक विद्यालय के एक दोस्तों विद्यार्थी हैं, या प्राथमिक कक्षा के आप क्या है दोस्तों एक विद्यार्थी हैं। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार की न्यूज देखना पसंद करेंगे दोस्तों। तो आपका जवाब एक ही आएगा दोस्तों, और वो जवाब आएगा कि हम तो मनोरंजन करने वाले चैनल को देखेंगे दोस्तों, मनोरंजन वाले प्रोग्राम्स देखेंगे, वो कार्यक्रम देखेंगे दोस्तों। यदि आप इस प्रकार के उत्तर देते हो तो दोस्तों आपको 3 की जगह 0 नंबर दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 3 की जगह 0 नंबर दिया जाएगा। और 0 आजकल दोस्तों आसमान के भाव छू रहा है, बादाम को भी पीछे टक्कर दे चुका है दोस्तों। बादाम भी 600 रुपए किलो आती है। कितनी दोस्तों? जो बादाम है वो भी 600 रुपए किलो है, लेकिन ये जो 0 है दोस्तों वो 0 650 रुपए किलो चल रहा है। तो यानी कि बादाम से भी ऊंचे भाव है 0 के, तो आप 0 खाना ही पसंद करेंगे, आप 0 लाके ही मानोगे दोस्तों। इसका जवाब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो जवाब दोगे दोस्तों वो जवाब शिक्षक बनकर देना है मानसिक रूप से। आप हकीकत में शिक्षक नहीं बने लेकिन शिक्षक की तैयारी कर रहे हो। आप यदि प्री बीएसटीसी एग्जाम पास कर लेते हो दोस्तों, तो जो शिक्षक है दोस्तों उस शिक्षक का आप दोस्तों 25% से ज्यादा आप हिस्सा कवर कर लेते हो, 25% से ज्यादा आप शिक्षक बन चुके होते हो दोस्तों। कि यानी कि जो 100% की संभावना होती है एक बालक या एक विद्यार्थी की शिक्षक बनने की दोस्तों, उनमें से 25% तो आप पूरी कर लोगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, प्राथमिक कक्षा का जो बालक है दोस्तों वो टेलीविजन पर जो कार्यक्रम देखेगा दोस्तों, वो कार्यक्रम देखेगा शिक्षा से संबंधित। क्या देखेगा दोस्तों? शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम देखेगा। और जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम देखेगा दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा संबंधित। क्या होगा दोस्तों? शिक्षा संबंधित होगा, जो पहले विकल्प में है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पहले विकल्प में है। अगला हमारा प्रश्न है कि गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों। जो गणित है वो गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों। गणित की बात करूं तो दोस्तों ये गणित एक तर्क के आधार पर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर बात करें तो दोस्तों सोचने की क्षमता होती है, जो विचार करने की क्षमता होती है दोस्तों, उसके आधार पर है। तो गणित एक तर्क के आधार पर क्या है दोस्तों? तर्क के आधार पर विषय है। गणित क्या है दोस्तों? तर्क पर आधार के विषय है, तर्क पर आधारित है गणित, सोचने समझने की क्षमता के आधार पर है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी होगा दोस्तों। जो अध्यापन और सीखने की दोस्तों, अध्यापन की बात करूं तो दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और आप जो पढ़ रहे हैं और जो सीख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो हम वाद विवाद करेंगे वो कब उपयोगी होगा दोस्तों। तो इसके अंदर जो वाद विवाद होगा दोस्तों वो कब उपयोगी होगा वो जानना आवश्यक है दोस्तों। तो हम जो चर्चा करते हैं कि ये अध्यापन दोस्तों कार्य मैं करा रहा हूं और आप सीख रहे हो दोस्तों, तो इसके मध्य जो हम सवाल करते हैं, चर्चा करते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछते हो, मैं उसका उत्तर देता हूं, फिर उस उत्तर दिए हुए के अंदर आप प्रश्न निकालते हो और फिर से पूछते हो। यदि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता हूं तो मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जिससे आप उत्तर देते हो, और आपके दिए हुए उत्तर से मैं आपके पहले प्रश्न का जिसका उत्तर नहीं दे पाया हूं उसका उत्तर देता हूं दोस्तों। तो जो आपका जो प्रश्न था वो भी पूरा होता है। जो हमारी बातचीत जो चर्चा चल रही थी प्रश्नों को लेकर, उन विचारों का हम एक समावेश करते हैं और निर्णय पर पहुंचते हैं। क्या आपकी और मेरी जो बातचीत हुई थी प्रश्न पूछने पर, जो हमने प्रश्न पूछे थे, क्या वो निर्णय पर खरे उतरे हैं? क्या हमने उस परिणाम में प्राप्ति की है कि नहीं जो प्राप्ति होनी चाहिए थी परिणाम की? तो दोस्तों वो है समावेश में। तो क्या है दोस्तों, अध्यापन या सीखने की प्रक्रिया के अंदर जो क्या है दोस्तों, एक तो विचारों का समावेश करना। वाद विवाद करते तब क्या करते दोस्तों, वाद विवाद करते वक्त हम जब विचारों का समावेश करते हैं, विचारों का समावेश,
और समावेश करने के बाद दोस्तों हम निर्णय पर पहुंचते हैं क्या यह वाद विवाद उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो निर्णय पर पहुंचना दोस्तों, तो जो हमारे विचार थे इन विचारों का समावेश करते हुए निर्णय पर पहुंचना, इसका चौथा विकल्प सही है दोस्तों। विकल्प चौथा इसका सही है दोस्तों। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जो कक्षा चल रही है दोस्तों, इस कक्षा के अंदर अध्यापन यानी कि जो पढ़ा रहा है शिक्षक, जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर तथा अधिगम यानी कि आप जो सीख रहे हैं आपके सीखने पर किसका प्रभाव पड़ता है, किस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। मैं पढ़ा रहा हूं और आप समझ रहे हैं, तो पढ़ाने के ऊपर और सीखने के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, इस प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, साथियों के सहयोग का। तो दोस्तों जो इस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है, मैं आपको जो अध्यापन कराता हूं और जो आप अधिगम करते हो दोस्तों, इसके मध्य जो प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया के अंदर जिसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया का जो प्रभाव पड़ता है इस प्रक्रिया पर दोस्तों, तो जो प्रभाव पड़ता है वो विधियों का पड़ता है दोस्तों। किनका दोस्तों, विधियों का प्रभाव पड़ता है कि शिक्षक किस प्रकार की और किस विधियों से पढ़ाता है, शिक्षक किस प्रकार की विद्या लेता है और किस प्रकार की विधियों से पढ़ाता है दोस्तों, तो उसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इसका उत्तर राइट है दूसरा कि अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। किसका, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न था बीएसटीसी 2016 के बीएसटीसी 2013 के पेपर का 16 का शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों। हम शिक्षण अभिरुचि के पेपर को 2 खंडों में विभक्त करके पढ़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े हुए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आप यदि इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक दी गई है। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, बुरी लगी हो तो भी कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपका धन्यवाद।